तो जिस YouTube चैनल के माध्यम से उन्होंने अपना पक्ष रखा और तमाम बातें उन्होंने कहीं, आज मेरे साथ धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र के बारे में बहुत कुछ कहा। धर्मेंद्र ने जो आरोप लगाए वो गलत लगाए या सही लगाए, वो तमाम चीज़ें वो अपना पक्ष उसमें रख रहे हैं। लेकिन आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं धर्मेंद्र से कि धर्मेंद्र क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, धर्मेंद्र 1 से 1.5 लाख रुपए का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, धर्मेंद्र के पिता शारीरिक रूप से अक्षम हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कि धर्मेंद्र फर्जीवाड़ा करते थे, धर्मेंद्र भ्रष्टाचार करते थे, धर्मेंद्र RT में घपला करते थे, धर्मेंद्र ये धर्मेंद्र वो, तमाम उन्होंने बातें कही हैं। इसके अलावा आरोप मेरे पर भी लगाए हैं, लेकिन सबका खंडन हम धीरे धीरे पॉइंट बाई पॉइंट और एक एक करके हम करेंगे। तो सबसे ये और आज एक लेटर इन्होंने जारी किया है मैडम को दबाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। उनका वेतन रोक दिया है अग्रिम आदेशों तक। इनका ये कहना है कि अगर मेरी बात नहीं मानेंगे उनके साथ आप साजिश रच रही हैं, ये रच रही हैं, वो रच रही हैं, और आपका वेतन रोका जाता है अग्रिम आदेशों तक। काय बात पे वेतन रोक रहे हो भैया आप अग्रिम आदेशों तक? आपको कुछ मिला? आपने आपके खिलाफ आपके हिसाब से मैडम ने लिख के नहीं दिया, तो आप अग्रिम आदेशों तक वेतन रोक दोगे? क्योंकि आप तो पावर रखते हो। और आप मृतक आश्रित में नौकरी पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं। षड्यंत्र ये देखो BSS साहब की मैं क्या बोलूँ, षड्यंत्र की ये बात, यानी एक पुत्र होते हुए आप अपने पिता की हत्या भी कर सकते हैं। ये इनका ये कहना है। देखो एक बात बताओ, किसी का बाप मरता है, किसी की माँ मरती है, किसी की पत्नी मरती है, किसी का पति मरता है। जितने मृतकाश्रित लोग हैं जो नौकरी पाते हैं, क्या वो ऐसे करके पाते हैं? इनका कोई बेटा अपने बाप को मार सकता है क्या? इनका सोचना, इनकी बराबर इनकी जो मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति ऐसी है इनकी, ये खुद देखो अपनी भाभी को मार के, इसमें लिखा है साफ साफ, सुनील दत्त और उनके भाई ने 8 मंजिल से, डॉक्टर थी इनकी कोई, 8वीं मंजिल से पति और उनके भाई ने फेंक के मार दी। भैया क्या कर दिया तुमने अपनी भाभी के संग? ये देखो एक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय उमरी, जिसमें महेश कुमार सहायक अध्यापक है, ये कभी विद्यालय नहीं जाते, 2-3 साल से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। जिस दिन ये जाते हैं, जिस दिन कोई अधिकारी जाता है उस दिन इनके साइन पाते हैं, ये उसी दिन जाते हैं, इनको संज्ञान दिया जाता है कि आप विद्यालय चले जाओ, हम जाएंगे, पहले से खबर मिल जाएगी, आप वहाँ जाइए, हम क्यों उसी दिन साइन हो रहे हैं जिस दिन अधिकारी ABS या BS जा रहे हैं चेक करने? क्यों नहीं ये अध्यापक? क्या पूरा वाक्य पहले बताइए आप। मेरे बच्चे का IIT में नंबर आ गया था जी। कब आया था ये मार्च के महीने में आया था। अच्छा, कौन सा स्कूल में लाए? ज्ञानदीप स्कूल, ज्ञानदीप शिक्षा भारती। ठीक है, फिर? और वहाँ पे जाते हैं तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं, ये कहते हैं कि कॉल आएगी आपके पास। ये मनोज कुमार वर्मा आप हैं? क्या आपके बच्चे का एडमिशन हुआ? नहीं हो पाया मेरे बच्चे का एडमिशन। नहीं, अब तो 1 साल हो गई, वो तो दुहाई दे रहे हैं कि RT में कोई घपला नहीं होगा। मेरे साथ में बहुत अन्याय हुआ है। मेरे एक उम्मीद थी कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो मैं 8 साल तक फ्री हो जाऊंगा, सरकारी योजना का लाभ ले पाऊंगा, पर मैं वंचित रहा। मैं बच्ची का एडमिशन हो गया साहब? नहीं हुआ सर जी। क्यों? वो स्कूल वाले BSC ऑफिस वाले चक्कर लगा के थका दिया। उन्होंने इतने वादे करे, इतनी निराशा करी, सब फेल हो गई। कुल बात मिला के रात में लास्ट में हम ही थक गए कि हमारा कोई बच्ची का एडमिशन होना ही नहीं था। स्कूल वाले की बहुत बड़ी पावर थी, BSS साहब की कुछ नहीं थी। सोच लो, BSS साहब ने उसके इस पावर के सामने अपने घुटने टेक दिए और कुल बात मिला के हमारी बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है RT में। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी खबरें हम लगातार प्रसारित करते आ रहे हो। आगे आने वाले समय में जितने लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, हम लगातार उनकी खबरें प्रसारित करते रहेंगे। दी तहलका खबर सच के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और सच को ही दिखाएगा। और सुनील दत्त साहब, सच विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, आप विचलित करने की कोशिश करेंगे, विचलित हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा हूँ और मेरे साथ सच है, साक्ष्य है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। हम लगातार शिक्षा विभाग में हो रहे घपले और भ्रष्टाचार की खबरें प्रसारित कर रहे हैं। हमने अभी लास्ट एपिसोड जो किया वो 7वां एपिसोड था और आज हम 8वां एपिसोड शूट कर रहे हैं। और हमारे पास जब भी हम कोई ना कोई एपिसोड नया लेकर आते हैं तो उसमें नए नए खुलासे ही लेकर आते हैं। नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, वो भी साक्ष्यों के साथ, नए प्रूफ हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब तक जितने भी एपिसोड हमने किए हैं उन तमाम एपिसोड में हमने साक्ष्यों के साथ ही सारी खबरें प्रसारित की हैं। इसको लेकर बीते दिन BSS सुनील दत्त साहब ने एक किसी YouTube चैनल के माध्यम से भी अपना पक्ष रखा। हालांकि जब हमने उनसे उनका पक्ष जानने का प्रयास किया तो हमसे तो मना ही कर दी गई। जब भी हम उनसे बात करते थे तो वो हमें
24 घंटे बाद का वक्त देते थे कि आप अगले दिन मिलिएगा। इतना यानी 24 घंटे खबर को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमारे पास साक्ष्य हैं तो हम खबरें नहीं रोक सकते हैं। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। तो जिस YouTube चैनल के माध्यम से उन्होंने अपना पक्ष रखा और तमाम बातें उन्होंने कहीं, आज मेरे साथ धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र के बारे में बहुत कुछ कहा। धर्मेंद्र ने जो आरोप लगाए वो गलत लगाए या सही लगाए, वो तमाम चीज़ें वो अपना पक्ष उसमें रख रहे हैं। लेकिन आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं धर्मेंद्र से कि धर्मेंद्र क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, धर्मेंद्र 1 से 1.5 लाख रुपए का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, धर्मेंद्र के पिता शारीरिक रूप से अक्षम हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कि धर्मेंद्र फर्जीवाड़ा करते थे, धर्मेंद्र भ्रष्टाचार करते थे, धर्मेंद्र RT में घपला करते थे, धर्मेंद्र ये धर्मेंद्र वो, तमाम उन्होंने बातें कही हैं। इसके अलावा आरोप मेरे पर भी लगाए हैं, लेकिन सबका खंडन हम धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट और एक एक करके हम करेंगे। तो सबसे पहले धर्मेंद्र, बहुत स्वागत फिर से दी तहलका खबर पर। धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, धर्मेंद्र, अभी हमने एक वीडियो देखा कल के दिन, यानी आज हम 1 तारीख को वीडियो अपना शूट कर रहे हैं 1 मई को, और हमने 30 अप्रैल को एक वीडियो देखा एक YouTube चैनल का। तो उसमें BSS सुनील दत्त साहब आपने अब तक जितने भी आरोप हमारे 2 एपिसोड में लगाए हैं उन पर लगातार पलटवार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपने तमाम आरोप जो लगाए वो गलत लगाए। तो मैं एक बार बिंदुवार उनको बता देता हूं कि किस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि आपका जो वेतन है वो 15-16 हज़ार के आसपास है, और आपके पास क्रेटा गाड़ी है, आपके पास कोई 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है, आप बहुत अच्छा मतलब लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं। ये मात्र 15-16 हज़ार रुपये के वेतन में कैसे आप मेंटेन कर लेते हैं? मेरे पास गाड़ी क्रेटा नहीं है, पहली बात तो ये बताऊँ आपको जी। मेरे पास गाड़ी अल्ट्रोज़ है टाटा की, वो भी मैं फैमिली मेम्बर, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ जी। फादर मेरे साथ रहते हैं, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, पूरी जॉइंट फैमिली है, एक ही परिवार है, हम पे एक गाड़ी है। तो ये गाड़ी एक रखना एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लोन पे गाड़ी है, आप पता कर सकते हैं इस बारे में कि लोन चल रहा है। मतलब वो आपकी सैलरी से नहीं निकली वो गाड़ी? नहीं, मेरी सैलरी से कोई गाड़ी नहीं निकली है। वो मैंने सैलरी स्लिप पिताजी की लगाई थी उस टाइम जब मैंने गाड़ी निकाली। गाड़ी किसके नाम से है? गाड़ी तो मेरे नाम से ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन पिताजी की सैलरी स्लिप लगी हुई है, आप चेक करा सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा। मेरी सैलरी स्लिप पे नहीं निकलेगी गाड़ी। आपका भाई भी साथ में ही रहता है? हाँ, साथ। वो कमाते हैं या बेरोजगार हैं? वो प्रॉपर्टी डीलर है। तो आप जॉइंट ही रहते हैं दोनों भाई? हाँ, जॉइंट रहते हैं हम दोनों। 1.5 लाख का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं आप कोई? मैं 1.5 लाख का कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करा, ये गलत मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप पर कि राजेश सिंह जो हैं BSA रहे थे यहाँ पे, उस समय कोई फर्जी हस्ताक्षर किए थे आपने उनके, और फिर उसकी तहरीर भी दी गई थी थाने में? अगर तहरीर दी गई हो या मैंने हस्ताक्षर किए गए हों तो BSA साहब से एक निवेदन है मेरा कि वो मुझे साक्ष्य दें, और मैं इसके लिए उनसे RTI की तरफ मांगूंगा भी, क्योंकि ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं और इन पे कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। ना मैंने कोई कहीं लिख के दिया कि मैंने कहीं साइन फर्जी किए हैं, ना मैंने कोई फर्जी मान्यता का कोई पत्र जारी किया। जो ये जांच की बात कर रहे हैं, उस जांच में भी मेरा नाम दूर दूर तक नहीं है। DM साहब, CDO साहब ने जांच करवाई है, उसमें नाम मेरा कहाँ दिखाओ। ये फालतू में मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। जब मैं इनकी पोलें खोल रहा हूँ, इनके खुलासे कर रहा हूँ गलत कामों के, तो अब ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कितने भ्रष्ट हैं, इसका जवाब मैं भी आपको आगे भी दूँ। फर्जी मान्यता का कोई पत्र जारी किया था, फिर उसको संज्ञान में लेके सुनील दत्त साहब ने जो है FIR कराई है थाना हाईवे में किसी अज्ञात के खिलाफ में। और ये तो मेरे ख्याल से आपको जब सेवा समाप्ति या आपकी जो नवीनीकरण नहीं किया गया आपकी नियुक्ति का, तो उसमें भी ये उल्लेख किया गया था कि आपने फर्जी मान्यता प्राप्त का पत्र जारी किया है, इसलिए आपको आपकी सेवा समाप्ति की जा रही है या नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। देखो, BSA साहब 2 तरह की बात कर रहे हैं, एक ही लाइन में कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मैंने अपना शपथ पत्र दिया कि मैंने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया और मैं इसके लिए शपथ पत्र दे रहा हूँ, और ये FIR कर रहे हैं अज्ञात के नाम। मेरे नाम FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? लेटर में, नोट शीट में ये लिख रहे हैं कि मैंने बनाया है, जबकि मैंने नहीं बनाया और ना मैंने दिया है, और FIR अज्ञात के नाम क्यों कर रहे हैं? मेरे नाम FIR करो ना, तुम मेरे नाम FIR करो। अगर मैंने बनाया तो आप पे अगर आप साक्ष्य तो करो भाई। मैं तो साक्ष्य से बोलूँगा और मैं बोलूँगा और मुझे रोक नहीं पाओगे तुम। UDAIS में आपने घपले किए हैं, RT में आपने घपले किए हैं, लगातार ये आरोप लग रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब, मैं एक MDM का ऑपरेटर हूँ, मिड डे मील का, और मेरा कमरा बिल्कुल कोने में जाके है, ठीक है। और दूसरी बात है तो BSA ऑफिस में भाई साहब। BSA ऑफिस में, लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, मैं मिड डे मील का काम करता हूँ। UDAIS कहाँ से आ गया? UDAIS मेरा कहाँ से लिंक है? UDAIS तो मैं दूर दूर तक मैंने कभी देखा भी नहीं है। तो यही तो आरोप हैं कि आप जो अपने कार्य क्षेत्र से अलग, अपने अधिकार क्षेत्र से अलग हटकर कार्य कर रहे हो, गलत
तरीके से कार्य कर रहे हो। ऐसा है, जब सुनील दत्त खुद गलत आदमी है, दूसरे पे इल्ज़ाम तो कुछ ना कुछ लगाएंगे ना। मेरे पास इन पे कोई साक्ष्य है कि मैं यूडाइस का काम करता था? मैंने कभी नहीं किया यूडाइस का काम, मैं जानता ही नहीं यूडाइस का चीज़। आरटी का काम मैंने कभी नहीं किया, मुझे दिखा दें साक्ष्य कि मैंने कोई काम किया आरटी का। मेरे पास तो सारे साक्ष्य हैं भाई। अब ये आदमी पे कोई सही साक्ष्य, सही सबूत, मेरे पास सब कुछ सही है और सही के हिसाब से ही मैं इन पर आरोप लगा रहा हूँ, तो ये कछूता जवाब देंगे। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि अभी आप इतने बड़े हरिश्चंद्र कैसे बन गए? जब तक आप नौकरी में थे तब तक तो कुछ नहीं था, जैसे ही नौकरी से निकाल दिए तो आपने जो है बिगुल बजा दिया और उनके खिलाफ में आ गए तमाम सबूतों को लेकर। अब तक क्यों नहीं आए? देखो एक बात बताओ, इन्होंने वीडियो में ये कहा कि मैंने इनको डीएसटीओ के यहाँ भेज दिया। डीएसटीओ के यहाँ मैंने 2 महीने के लिए भेज दिया और ये वहाँ नहीं रुके। मेरे को इन्होंने 30 नवंबर 2023 को लेटर दिया। मैंने 1 दिसंबर 2023 से डीएसटीओ के यहाँ ज्वाइन किया। मैंने दिसंबर की ज्वाइनिंग जो दिसंबर में मैंने पूरे दिसंबर की इनको वो दी है अटेंडेंस और सेवाएं संतोषजनक। जनवरी की दी हैं, फरवरी की दी है। 10 फरवरी को मेरा रिन्यूअल ख़त्म हो जाता है। मैंने पूरी फरवरी की इनको दी है। उसके बाद मैं इनके पास गया हूँ, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि सर मेरा रिन्यूअल कर दो, मेरा वेतन रुक जाएगा, वेतन नहीं मिलेगा। तो इनका ये कहना है कि मैं नहीं करूँगा तुम्हारा, और ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पास तो मैंने तो हर महीने का दिया है। देखो अब मैं दिखा देता हूँ, तो मैं हर महीने का मेरे पास है, डीएसटीओ मैडम ने दिया। लेकिन मैं किस बात पे इन्होंने मेरा कर दिया है? किस बात पे करेंगे? ये कुछ भी करेंगे क्या? ये कहीं भी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, साफ करेंगे। क्या साफ कर रहे हैं? खुद तो भ्रष्ट हैं। ये इतना भ्रष्टाचार कर रखा है इनने पूरे जनपद में। आपने कोई एफिडेविट दिया था जिसमें आपने अपनी कोई गलती स्वीकार की थी? नहीं, उसका जिक्र किया जा रहा है। इसी वजह से आपको फिर आपकी सेवा समाप्ति या आपका जो नियुक्ति है उसका नवीनीकरण नहीं किया गया। अगर मैंने ऐसा कोई एफिडेविट दिया है इनके समय में या इनसे पहले कोई समय में दिया है तो मुझे ये दें, साक्ष्य दें मुझे। मैंने कम से कम 3-4 साल पहले जब मेरी नियुक्ति हुई थी, उसके बाद एक आध ड्राइवर वाइवर से कहीं सुनी हो गई थी मैंने, और उसमें कोई लिखा नहीं है कहीं। इन्होंने ये बना दिया है, इसको इशू बना दिया है, क्योंकि मुझे पर्सनल मुझसे दिक्कत है, शुरू से ही दिक्कत है। तो ये कुछ भी लगाएंगे मुझ पर इल्ज़ाम। लगाना ही लगाना है इस आदमी को भाई। ये आदमी लगाएगा इल्ज़ाम, ये आदमी भ्रष्ट है। दूसरे पे तो इल्ज़ाम लगाना ही लगाना है, इसको कुछ ना कुछ तो झूठ बोलेगा। आप पे ऐसा कौन सा साक्ष्य है कि आप डायरेक्टली उनको भ्रष्ट बोल रहे हो? मैंने कितने साक्ष्य दिए हैं आपको? साक्ष्य नहीं दिए। ये भ्रष्टता की इन्होंने पराकाष्ठाएं कर दी हैं सबरी पार जनपद कानपुर देहात में। ये साक्ष्य नहीं है। और यहाँ के फिर ये इन्होंने यानी ऑफलाइन निरीक्षण जो किए जा रहे हैं तो या जो निलंबित किए गए या फिर बहाली और बहाली संशोधन आदेश, उन तमाम साक्ष्यों की बात कर रहे हैं? तब सब की बात कर रहा हूँ मैं। देख बताऊँ, अभी प्रेरणा की इंस्पेक्शन की लिस्ट निकाल लो, है ना। 12-13 ऐसे मतलब 12-13 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें इन्होंने वेतन रोका है, कार्रवाई की है। और इन्होंने कम से कम 40 से 45 नहीं 52-53 इन्होंने निरीक्षण किए हैं, उनके किसी के वेतन नहीं रोके। ऑफलाइन क्यों किए हैं भाई? ऑफलाइन क्यों कर रहे हो आप निरीक्षण? और ये रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। जब आप लेटर जारी करेंगे तो वो कहीं से भी मिलेगा मुझे। ये चोरी डकैती का नाम लगाना, तुमसे बड़ा चोर है कोई? हाँ, ये बड़ा आरोप कि आपने जो है ये दस्तावेज चुराए हैं। आप ऑफिस में गए हैं, वहाँ से चुरा के लेकर आए हैं? मैंने कोई नहीं चुराई। जब ये साइन कर देंगे उस पर, किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप पे वाक्य पे दिखा दो कि कहीं लिख रहा हो गोपनीय। अगर गोपनीय लिखेंगे और डॉक्यूमेंट आप जारी कर रहे हो, साइन कर रहे हो, तो ये कोई फाइल में रखने के लिए कर रहे हो, जारी कर रहे हो, तो आदमी जहाँ जारी कर रहे हो वो आदमी खुद आके मुझसे कह रहा है मेरे बारे में सब ये गलत लिख रहे हैं, तो मैं क्या उसको लूँ? नहीं, ये तो खुद ही आदमी मुझसे कह रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं खड़ा हूँ अभी इनके सामने, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। और मेरे पास खुद से लोग आ रहे हैं, मैं नहीं जा रहा किसी के पास। खुद से लोग आके कह रहे हैं कि ये मेरे साथ हर विद्यालय से मेरे पास ये इनके साक्ष्य हैं। ये विद्यालय तक नहीं जाते, विद्यालय में अंदर घुसते नहीं हैं और ये विद्यालय में कार्रवाई कर देते हैं। गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर जाता है, फ़ोटो खींचता है, उसका रजिस्टर का फ़ोटो खींच के ड्राइवर आ जाता है गाड़ी में और ये कार्रवाई कर देते हैं। गाड़ी में से तुम उतरे नहीं हो, तुमने क्या देख लिया? तुमने निलंबन कर दिए अध्यापक, किस बात पे कर दिए? तुम तो गाड़ी में से नहीं उतर रहे हो। पिता को दिखाई नहीं देता है, शारीरिक रूप से अक्षम है, और ऐसा कोई शासनादेश है कि जो कर्मचारी शारीरिक रूप से अक्षम होगा तो उसको अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो उसी के आधार पर, उसी शासनादेश को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने निरीक्षण किया आपके पिता के विद्यालय का। इसमें आपको क्या आपत्ति है?
नहीं ऐसा ये मनगढ़ंत बना रहे हैं। इनको क्या है कि जब मैंने ये इन्होंने बोला कि जब मैं खुद ही से बोल रहे थे ये वीडियो में कि जब मुझे पता चला कि इनके पिताजी विद्यालय में कार्यरत हैं और वो आते नहीं हैं विद्यालय, और तब मैं वहाँ गया तो आते नहीं थे, तो वो वहाँ तो तुम्हें उपस्थित वहाँ मिले और आप पूरा स्टाफ उपस्थित होते तो आप रजिस्टर क्यों उठा के लाए वहाँ से भाई? तुम्हारा मतलब मोटिव तो यही था कि मेरे प्रति कुछ न कुछ उपद्रव करेंगे आप। तो लास्ट टाइम आपने कहा था कि हेडमास्टर ने ये लिख के दिया था कि वो मतलब आते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि हेडमास्टर ने ये लिख के दिया कि वो नहीं आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खंड शिक्षा अधिकारी के लिखा है, चंद्रवती मैडम है, इनकी हेड है जो, इन्होंने ये लिखा है कि वर्तमान में अपने घर के किसी सदस्य के साथ आते हैं क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था। ठीक है। वेतन संबंधी अन्य कार्य विद्यालय के मथुरा में करते हैं और विद्यालय समय पर नहीं आ पाते हैं, बस। बाकी इन्होंने ये नहीं लिखा कि कभी कभार नहीं आते, इन्होंने ये लिखा कि रोज आते हैं और इनको बोला भी है और लिखित में दिया। इनको ये देखो, इनको ये जितने भी इन्होंने लेटर लिखे हैं उन्होंने ये लिखा है कि ये कभी कभार नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं लिखा। और इन्होंने जो आदेश बनाया है, इन्होंने कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्पष्टीकरण में ये लिख रहे हैं कि ये देखो, इसमें लिख रहे हैं विद्यालय रजिस्ट्री में हस्ताक्षर, ये श्री रामेश्वर सिंह कभी कभार विद्यालय आते हैं। किस बेस पे कह रहे हो आप? मैडम लिख के दे रही कि वो डेली आते हैं, लेट अबेर आ जाते हैं क्योंकि विद्यालय समय से नहीं पहुँचते ये। और आज एक लेटर इन्होंने जारी किया है मैडम को दबाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, उनका वेतन रोक दिया है अग्रिम आदेशों तक। इनका ये कहना है कि अगर मेरी बात नहीं मानेंगे उनके साथ आप साजिश रच रही हैं, ये रच रही हैं, वो रच रही हैं, और आपका वेतन रोका जाता है अग्रिम आदेशों तक। काय बात पे वेतन रोक रहे हो भैया आप अग्रिम आदेशों तक? आपको कुछ मिला? आपने आपके खिलाफ, आपके हिसाब से मैडम ने लिख के नहीं दिया तो आप अग्रिम आदेशों तक वेतन रोक दोगे? क्योंकि आप तो पावर रखते हो। और आप मृतक आश्रित में नौकरी पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं। षड्यंत्र ये देखो BSA साहब की मैं क्या बोलूं, षड्यंत्र की ये बात, यानी एक पुत्र होते हुए आप अपने पिता की हत्या भी कर सकते हैं। ये इनका ये कहना है। देखो एक बात बताओ, किसी का बाप मरता है, किसी की माँ मरती है, किसी की पत्नी मरती है, किसी का पति मरता है, जितने मृतकाश्रित लोग हैं जो नौकरी पाते हैं, क्या वो ऐसे करके पाते हैं? इनका कोई बेटा अपने बाप को मार सकता है क्या? इनका सोचना, इनकी बराबर इनकी जो मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति ऐसी है इनकी, ये खुद देखो अपनी भाभी को मार के, इसमें लिखा है साफ साफ, सुनील दत्त और उनके भाई ने 8 मंजिल से, डॉक्टर थी इनकी कोई, 8वीं मंजिल से पति और उनके भाई ने फेंक के मार दी। भैया क्या कर दिया तुमने अपनी भाभी के संग जो वो मर गई 8 मंजिल से? ये हेडिंग है 8वीं मंजिल से गिरकर डॉक्टर की मौत, पति पर हत्या का आरोप। और ये कानपुर का है और हिंदुस्तान की ये खबर है ना? हाँ। तो इसमें आपने कुछ मार्क किया हुआ, ये है BSA और पति के खिलाफ मुकदमा। हाँ। यानी डॉक्टर सुशील के बड़े भाई सुनील कानपुर देहात में BSA पद पर तैनात हैं। ACP के मुताबिक डॉक्टर मंजू के परिजनों ने सुनील और डॉक्टर सुशील और BSA भाई सुनील दत्त के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की तहरीर दी है। इसी के आधार पर दहेज हत्या की धारा 304B में मुकदमा लिखा गया है। उनके बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी। तो ये तो मानसिक स्थिति इनकी ऐसी है, लोगों को मरवाना। ये क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया तुमने भाभी के संग भैया? ये तो ऐसा होता है ना कि जब कोई इसमें हम दूसरा व्यू भी हम देख सकते हैं। आप डायरेक्ट आरोप उन पर लगा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं, अखबार लगा रहा है आरोप। मेरी बात सुनिए। जब ऐसे कभी कोई घर में विवाद हो जाता है, कोई मर जाता है, तो जो लड़की के घर वाले होते हैं वो सीधे तौर पर ससुराल वालों को फंसाने की सोचते हैं ना। तो ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, अगर इनकी मानसिक स्थिति ऐसी है तो इस बात को कह सकते हैं जितने भी लोग मृतकाश्रित नियुक्ति होती है, नौकरी मरते हैं लोग, क्या अपने आप मारते हैं? ये तो खुद मार रहे हैं आदमियों को, अपनी भाभी मार दी इन्होंने। इन पे ये आरोप है इन पे, और ये हमारे पास साक्ष्य है। ये किस स्तर का आदमी हो सकते हैं ये बताओ? ये बोल रहे हैं कि मैं ये जो भी चीज़ें ये गलत कर रहे हैं। इन पे देखो, इन्होंने अभी एक वीडियो में बोला था अभी कि कोई भी अध्यापक संबद्ध नहीं है विद्यालय ऑफिस में। हाँ, एकल विद्यालय वाले बताए थे। हाँ, एकल विद्यालय वाले। ये देखो, एक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय उमरी, जिसमें महेश कुमार सहायक अध्यापक है। ये कभी विद्यालय नहीं जाते, 2-3 साल से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। जिस दिन ये जाते हैं, जिस दिन कोई अधिकारी जाता है, उस दिन इनके साइन पाते हैं, ये उसी दिन जाते हैं। इनको संज्ञान दिया जाता है कि आप विद्यालय चले जाओ, हम पहले से खबर मिल जाएगी, आप वहाँ जाइए। हम क्यों उसी दिन साइन हो रहे हैं?
जिस दिन अधिकारी ABS या BS जा रहे हैं चेक करने, क्यों नहीं ये अध्यापक विद्यालय क्यों नहीं जाता? ये आरोप ये जो बोलता है आदमी झूठे, 1 नंबर के झूठे आदमी है BS साहब, 1 नंबर के झूठे आदमी। अच्छा, ऑपरेटर और या संविदा कर्मी, ये जो हैं संविदा कर्मी सूचना लीक कर देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, विभाग को चूना लगा के चले जाएंगे, ऐसा भी कहा। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, परियोजना है ये मिड डे मील, इसमें जितने भी DC ऑपरेटर ऊपर तक लखनऊ तक जितने भी हैं, DG मैम को छोड़ दो आप, बाकी जितने भी हैं सब संविदा पे हैं। और संविदा पे सरकार रख रही है, सरकारी हमें नहीं कर रही है, तो संविदा पे रख रही है। इसका मतलब ये है कि संविदा वाले नौकरी नहीं कर सकते, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी नज़रों में इनकी हमारी कोई वैल्यू है नहीं, अगर हम सरकारी नहीं हैं। अब सरकार सरकारी नौकरी नहीं देगी, प्राइवेट हम नौकरी नहीं करें, ये हम पे भरोसा न करें, हैं, तो सरकार क्यों निकाले? ये तो सरकार से सवाल करें, ये हमसे क्या कर रहे हैं सवाल? या तो सरकार को ने लिख के देना चाहिए कि संविदा कर्मियों की नौकरी ख़त्म कर दीजिए। पूरे विभाग में संविदा कर्मी नहीं होने चाहिए, केवल और केवल परमानेंट एम्प्लॉय रहने चाहिए। चूँकि जो संविदा कर्मी है वो तो सूचना लीक करते हैं, तो इसलिए संविदा कर्मियों को तो हटा देना चाहिए। अरे इनके कहने से क्या होता है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं तो कह रहे हैं ना तो भाई, ये तो यही मतलब हुआ कि आप संविदा कर्मी सूचना लीक करते हैं, तो इसलिए संविदा कर्मी वाली पोस्ट होनी नहीं चाहिए। जितनी भी पोस्ट पे संविदा कर्मी वहाँ नियुक्त हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो वो संविदा कर्मी नहीं करने चाहिए। सरकार जो संविदा कर्मियों को भर्ती करती है, तो आप सरकार को और ऊपर शासन में लिख के भेजें कि संविदा कर्मियों को हटा दीजिए, क्योंकि इनके माध्यम से सूचनाएं लीक होती हैं, इससे विभाग का भी नुकसान होता है। अब सूचना क्या लीक हुई? सूचना वो लीक हुई जो इनके द्वारा गलत कार्य किए गए, सूचना ये लीक हुई जो ऑफलाइन निरीक्षण किए गए, सूचना क्या लीक हुई जो निलंबन किया गया, निलंबन के बाद बहाली की गई, फिर बहाली के बाद संशोधित बहाली आदेश हो रहे हैं, सूचना ये लीक हो रही हैं। इन सूचनाओं से जो है परेशानी है। क्यों धर्मेंद्र, इन सूचनाओं से परेशानी है भाई? तहलका खबर के माध्यम से आपने तमाम साखियों के साथ अपनी बात रखी और जनता को अवगत कराया, तो सूचना लीक कर रहे हो आप? सूचना यार, ये कोई लीक सूचना थोड़ी है, ये तो मैं साक्ष्य दे रहा हूँ। सूचना क्या लीक होती है? अब एक बात बताओ, इन्होंने ये कहा था कि कानपुर देहात में गणेश के साथ भी इन्होंने ये किया था, वो भी ऑपरेटर था MDM का, मैं भी। तो वो बता रहे हैं ना कि संविदा कर्मी जो सूचना लीक करते हैं, इसीलिए तो नहीं, इन्होंने कहा है कि मैं जड़ को पकड़ता हूँ। इनका कहना है कि हम जड़ हैं, विभाग की जड़ हैं हम, और जड़ को पकड़ के जड़ को उखाड़ता हूँ मैं, हैं। एक बात बताओ, अगर जड़ हम हैं और जड़ गणेश था, तो DM कानपुर देहात ने आपको क्यों दोषी साबित किया, गणेश को क्यों नहीं किया? ये पत्र है DM साहब का, आपको दोषी साबित DM साहब कर रहे हैं और जड़ हमें। कमाल करते हो यार BS साहब, तुम कमाल कर रहे हो। और हर चीज़ में दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, खुद गलत कर रहे हो, दिन और रात गलत कर रहे हो यार। आवास पे तुमने 15 लाख लगाए, कहाँ से लाए पैसा? तुम्हारे घर से आए तुम? आवास को देखो, तुमने बना दिया आलीशान है। स्कूलों को तुम कह रहे हो साफ़ सफाई नहीं हो रही है, काय बात की साफ़ सफाई करें? 15 लाख रुपए तुम दे दो, हर स्कूल में सफाई होगी। तुम तो बेहद कमा रहे हो। विद्यालय और ये अध्यापक क्या कमाएंगे तुम्हारे सामने? तुमने तो कोई एक ये बोल रहे हैं कि पूरा जनपद के अध्यापक खुश हैं। मैं रैंडमली कहना चाहूँगा DM साहब से, CDO साहब से, जनपद तुम्हारे मंडल स्तर से लखनऊ तक सबसे ये कहना चाहूँगा, रैंडमली आप ब्लॉक से 20 अध्यापक ले लो, फ़ोन कर लो उन पे रैंडमली, और उनसे पूछ लो गोपनीय के साहब BS साहब की क्या स्थिति, कैसे हैं, आपको खुद मिल जाए। पेट का लगा दो, एक पेट का लगा दो वहाँ BS ऑफिस के सामने, और BS साहब को भेज दो, और अध्यापकों से कह दो कि अपनी अपनी पेटिका में डाल दें। पेटिका में जगह नहीं मिलेंगी, इतनी शिकायत मिलेंगी इनकी। जिस हिसाब से इनका कर्तव्य कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से ये बेहिसाब हर चीज़ गलत कर रहे हैं, अत मचा रहे हैं। अत किसी चीज़ की अत बहुत बुरी होती है BS साहब, याद रखना इस बात को। तो ये हमारे साथ धर्मेंद्र, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो जो BS साहब ने किसी चैनल के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से जो भी बात उन्होंने कही हैं, धर्मेंद्र पर जो भी और आरोप लगाए हैं, धर्मेंद्र पर जो भी पलटवार किया है, उसको लेकर धर्मेंद्र ने तमाम बातें आज तहलका खबर के माध्यम से आपके सामने रखी हैं। उन्होंने सब चीज़ बताई कि उन पर क्रेटा गाड़ी नहीं है, उन पर एल्ट्रोज है, जो कि ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो और इनके पिताजी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, इनके भाई भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो वो फैमिली के लिए कार ली गई है। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और इसके अलावा और भी बात इन्होंने कही है। लेकिन हम यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें, हमने अब तक
7 एपिसोड कर दिए और ये आज हम 8वां एपिसोड कर रहे हैं और हम हर एक एपिसोड में साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। दस्तावेज़ों के साथ हम आते हैं, दस्तावेज़ों के साथ हमने तमाम एपिसोड किए हैं। हमने पहले जब धर्मेंद्र के साथ कुछ एपिसोड किए तो हमने उसमें कई ऐसे साक्ष्य रखे जिसमें महानिदेशक यहाँ से कोई टीम आई और वो यहाँ पर जाँच करके गई पूरे जनपद मथुरा में। तो वहाँ से उन्होंने कुछ शिक्षकों की लिस्ट भेजी जो लगातार समय पर नहीं पहुंचते थे और उनके लिए कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को भेजा गया था पत्र और उसमें कहा गया था कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। और कठोर कार्रवाई के लिए बीएसए महोदय जो है एक दिन का वेतन रोकते हैं, लेकिन जब खुद निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तो वो 1 दिन का वेतन नहीं रोकते, यानी अग्रिम आदेश तक 1 माह का वेतन रोक देते हैं। तो साफ जाहिर होता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो दस्तावेज जो कह रहे हैं वो कहाँ कितने सही और कितने गलत हैं, चूँकि वो लगातार इनमें सब में उल्लेख है। इसके अलावा 7वें एपिसोड में भी मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से एक आदेश मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आगरा के यहाँ से आया, जिसमें कहा गया कि एफआईआर और सेवा समाप्ति की कार्रवाई उस फर्जी शिक्षक पर होनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है। तो तमाम हम जितनी भी खबरें प्रसारित कर रहे हैं वो साक्ष्यों के आधार पर ही कर रहे हैं। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीएसए सुनील दत्त द्वारा कहा जा रहा है कि आरटी में अब कोई भी घपला नहीं होगा। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या पूरा प्रकरण है। जी भाई साहब बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? गोवर्धन चौराहे के। अच्छा, क्या प्रकरण है आपके पास में? ये दस्तावेज है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा का, ये कागज़ है, क्या पूरा वाक़या पहले बताइए आप। मेरे बच्चे का आईआईटी में नंबर आ गया था जी। कब आया था ये मार्च के महीने में आया था। अच्छा, कौन सा स्कूल में लाए? ज्ञानदीप स्कूल, ज्ञानदीप शिक्षा भारती। ठीक है, फिर? और वहाँ पे जाते हैं तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं, ये कहते हैं कि कॉल आएगी आपके पास। हाँ। लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आई। कौन कहते हैं कॉल आएगी? ये स्कूल वाले कहते हैं। अच्छा जी। आपने विभाग में संपर्क नहीं किया? बीएसए विभाग में आप गए हों या कहीं भी आपने शिकायत की हो कि बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है? हाँ, बीएसए में गए थे, वहाँ भी यही कहा था कि ऊपर कार्रवाई करेंगे हम इसके ऊपर। किससे मिले थे वहाँ पर? पाठक जी से। अतुल पाठक तो नहीं है? हाँ, अतुल पाठक जी हैं। अच्छा। और उसके बाद में फिर हम सीडीओ पास ऑफिस आए। अच्छा, सीडीओ ऑफिस भी आप गए हुए? ऑफिस आए, पहले हमने 15 तारीख को एप्लीकेशन दिया था उनको। अच्छा, 15 अप्रैल को? 15 अप्रैल को सीडीओ ऑफिस में? सीडीओ ऑफिस में। ठीक है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, फिर दोबारा भी मिले सीडीओ ऑफिस में आप? फिर सीडीओ ऑफिस में आज हम 1/5 को। अच्छा, आज यानी 1 तारीख को भी आप मिले हो? 1 तारीख को आज दोबारा हम 1 मई को। 1 मई को। और फिर क्या कह दिया सीडीओ साहब ने? सीडीओ साहब ने ये कहा है कि कार्रवाई इन पे चल रही है और हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, यही कहा है। बस मतलब आश्वासन दे दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो बेटा है या बेटी है? बेटा है। अच्छा, बेटे का एडमिशन होना है। कितने साल का है? 5 का है। अच्छा, तो यानी नर्सरी एलकेजी में, प्री प्राइमरी में होगा। हाँ। ठीक है। ये बता दें आपको, ये जो दस्तावेज हमारे सामने हैं ये है विषय, इसमें लिखा हुआ है सत्र 24-25 में आरटीआई के अंतर्गत आवंटित छात्र छात्राओं को प्रथम चरण में आवंटित विद्यालय कक्षा में प्रवेश कराने के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक RTE/11563/2023-24 दिनांक 18/12/23 के अनुपालन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के सत्र 24-25 में प्रवेश हेतु बच्चों के ऑनलाइन आवेदन की लॉटरी प्रथम चरण दिनांक 26 फरवरी 24 को मुख्य विकास अधिकारी मथुरा की अध्यक्षता में कराई गई। जिलाधिकारी महोदय मथुरा द्वारा ऑनलाइन चयनित छात्रों के अनुमोदन दिनांक 7 मार्च 24 के उपरांत छात्रों की सूची इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि निम्नलिखित छात्र छात्राओं को तत्काल प्रभाव से प्रवेश कराकर अधोहस्ताक्षर को प्रवेश की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि तत्काल प्रभाव से यह प्रवेश हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और ये प्रथम चरण की सूची है और इस प्रथम चरण की सूची में इनके बच्चे का नाम है प्रेम सिंह, जो कि 138 सीरियल नंबर पर है। और बच्चे के पिता का नाम रामेश्वर सिंह, ये बाकलपुर के रहने वाले हैं। ज्ञानदीप शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इनके इसमें अलॉट हुआ है प्री प्राइमरी के लिए, लेकिन अभी तक इनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। यानी 11 मार्च की ये सूची है और अब चल रहा है मई, 1 मई है आज। आप लगा लीजिए अप्रैल मई यानी 2 महीने हो चुके हैं
मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई की शुरुआत हो गई, लेकिन फिर भी इनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से बच्चे भटकते हैं। लेकिन बीएसओ सुनील दत्त कह रहे हैं कि आरटी में कोई भी घपला नहीं होने देंगे। जब कोई घपला नहीं होने देंगे तो फिर इनके बच्चे का भी एडमिशन हो जाना चाहिए और उन 5 बच्चों का भी एडमिशन हो जाना चाहिए था जो जिसके लिए मैं आपसे पहले मिला था। लेकिन अभी भी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब तक हमने बात की थी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र ने बताया, जैसा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने धर्मेंद्र पे आरोप लगाया कि वो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन रखते हैं महंगा वाला, और तमाम तरीके को उन्होंने आरोप लगाए। तो इस पर धर्मेंद्र ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। अब इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ 2 नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो तहलका खबर पर पहले भी आ चुके हैं। इनके साथ और 3 लोग थे जिनका मैं पहले इंटरव्यू कर चुका हूं, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उन्हीं के ऑफिस में भी इनका इंटरव्यू कर चुका हूं। उन्हीं के सामने वहां पर बीएसए से भी मैंने सवाल किए थे और इनसे भी सवाल जवाब किए थे कि आखिर क्या पूरा प्रकरण था। दरअसल प्रकरण ये था कि ये 5 अभिभावक उस समय मेरे से मिले। ये 5 अभिभावक सबसे पहले मेरे से मिले थे 31 जुलाई 2023 को। मैंने इनका सबसे पहले इंटरव्यू किया। इन्होंने कहा कि इनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इनके बच्चों का नाम आया है लॉटरी सिस्टम में, लेकिन स्कूल प्रशासन जो है वो मना कर रहा है। और स्कूल प्रशासन जो था वो स्कूल था श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन, जो कि मुर्गा फाटक पे है। उन्होंने मना कर दिया था, तो इनके बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। इसको लेकर मैं बीएसए मथुरा से मिला था उस वक्त। 31 जुलाई 2023 को मैं सबसे पहले उनसे मिला। तो जो पहला मेरा उनके साथ साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मेरे को टाइम दिया कि 10 से 15 दिन में हम बच्चों का एडमिशन करा देंगे। फिर उसके बाद मैंने दूसरा साक्षात्कार उनसे लिया। दूसरा साक्षात्कार मैंने उनसे लिया था 5 अगस्त को हम उनसे मिले दोबारा में। तो 5 अगस्त को उन्होंने कहा कि उस विद्यालय का जो यूडाइस कोड है ना, वो नगर की जगह ग्रामीण अलॉट हो गया है विभाग की गलती से। तो इसको परिवर्तित कराते हुए, इसको चेंज कराते हुए हम उसको नगर में कन्वर्ट करा देंगे। नगर में कन्वर्ट होने के बाद में बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि इस प्रोसेस में कितना वक्त लग जाएगा, तो वो बोले कि 10 से 15 दिन लग जाएंगे। मैं वो तमाम वीडियो के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उन लिंक पर जाकर देख सकते हैं, और आप दी तहलका खबर पर भी देख सकते हैं जिन डेट को मैं आपको बता रहा हूँ। यानी 31 जुलाई 2023 को जाके आप देख लीजिएगा, 5 अगस्त को आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं 2-3 महीने बाद उनसे मिलता हूँ, यानी कि 5 अगस्त के बाद मैं उनसे मिलता हूँ 27 अक्टूबर 2023 को। वो मेरा तीसरा साक्षात्कार उनके साथ था, और उस समय उन्हीं के ऑफिस में ये 2 सज्जन और इनके साथ में 3 व्यक्ति और थे। 5 लोगों के साथ मैं उनसे मिला। वो 5 ऑफिस में मौजूद थे और उन्हीं के सामने मैंने बीएसए से सवाल जवाब किए। ये 27 अक्टूबर का वीडियो है, ये भी आप हमारे दी तहलका खबर चैनल पर आप देख सकते हैं। वो भी वहाँ पर है, अभी भी मौजूद है। जैसा कि बीएसए साहब ने कहा कि बड़े बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन आज तक भी इनके बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि मैं उनसे मिलता था, इसलिए मिलता था, मैं उनसे कहता था कि इनके बच्चों का एडमिशन करा दीजिए, आधे में काम कर लेंगे। और गलत काम वो कोई करते नहीं हैं, वो सारे काम सही करते हैं। एकदम साफ स्वच्छ छवि के हमारे बीएसए साहब हैं, तो बिल्कुल अच्छा नीट एंड क्लीन काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अधिकारी को रहना चाहिए। लेकिन साफ स्वच्छ छवि के यदि आप हैं तो आज तक इन 5 बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये, इसका जवाब दे दीजिए। और आप कह रहे हैं कि आधे पे कर लेंगे, क्या आधे पे कर लेंगे? क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपसे लेन देन की बात की, किस प्रकरण में और कौन से प्रकरण में? मात्र इन गरीब बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि ये गलत था, गलत कार्य के लिए मैंने आपसे इंटरव्यू लिया था, गलत कार्य के लिए मैं ऑन कैमरा आपसे बात करूंगा, गलत कार्य के लिए मैं आपसे लगातार सवाल जवाब करूंगा। आप झूठ बोलिए, लेकिन इतना भी झूठ मत बोलिए कि वो पच ना पाए और हजम ना हो पाए। ऐसा झूठ बोलना सही नहीं है सुनील दत्त साहब जी। झूठ उतना होना चाहिए जितना कि हजम हो जाए। आप इतना झूठ बोल रहे हैं कि वो हजम ही नहीं हो पा रहा है। मैंने 7 एपिसोड कर दिए, आज 8वां एपिसोड कर रहा हूँ, और 8वें एपिसोड में साक्ष्यों के साथ में फिर से सामने आ रहा हूँ। प्रत्येक एपिसोड में मैंने साक्ष्य रखे हैं, प्रूफ रखे हैं, सबूत रखे हैं, तमाम वो आपके कार्यालय के दस्तावेज रखे हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी कार्यशैली किस प्रकार की है, आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सबको दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है। उल्टा आप मेरे पे ही आरोप लगा रहे हैं कि मैंने कोई लेन देन की बात आपसे की है। चलिए, आप ये भी कह रहे हैं कि किसी गलत कार्य के लिए मैंने आपको बाध्य किया। पहली बात यह है कि अगर गलत कार्य के लिए बाधित करता तो आपका इंटरव्यू नहीं करता, गलत कार्य के लिए बाधित करता तो आपसे सवाल जवाब नहीं करता। दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगा,
ये निवेदन है मेरा आपसे कि आप कृपया करके उन 3 इंटरव्यूज़ को ज़रूर देखिएगा जो मैंने डेट आपको बताई हैं, 31 जुलाई 2023, 5 अगस्त 2023 और 27 अक्टूबर 2023। इन 3 वीडियोज़ को आप जाके ज़रूर देखिएगा, इसमें साफ जाहिर हो जाएगा कि कौन गलत और कौन सही है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि गलत काम के लिए, तो ये गलत काम बता देते हैं। ये जो हैं हमारे पास में ये लिस्ट है राइट टू एजुकेशन वाली, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के कार्यालय से। इसका पत्रांक संख्या है वो आप अपने सिस्टम में चेक कर लीजिएगा, वो मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है /1511-13 ये है, और 23-24 ये डेट है, 18 जुलाई 2023 की डेट है। इसमें लिखा गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक RTE/1703/2022-23 यानी 2022-23 दिनांक 30/1/2023 के अनुपालन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु बच्चों के ऑनलाइन आवेदन की लॉटरी तृतीय चरण दिनांक 26/6/2023 को मुख्य विकास अधिकारी मथुरा की अध्यक्षता में कराई गई। जिलाधिकारी महोदय मथुरा द्वारा ऑनलाइन चयनित छात्रों के अनुमोदन दिनांक 15 जुलाई 2023 के उपरांत छात्रों की सूची इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि निम्नलिखित छात्र छात्राओं को तत्काल प्रभाव से प्रवेश कराकर अधो हस्ताक्षरी को प्रवेश की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इसमें वो तमाम बच्चों के नाम हैं जिनका लॉटरी में नाम आया था, जिनको स्कूल आवंटित हुए थे, और इसमें 209 पे एक बच्चे का नाम है, ये है रौनक वर्मा, और ये सन ऑफ मनोज कुमार वर्मा, और इनके लिए जो स्कूल प्राप्त हुआ था ये है श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन ब्लूसम्स किडीज क्लास फर्स्ट के लिए। ठीक है, ये मनोज कुमार वर्मा आप जी सर, मनोज कुमार। क्या आपके बच्चे का एडमिशन हुआ? नहीं हो पाया मेरे बच्चे का एडमिशन। नहीं, अब तो 1 साल हो गई, वो तो दुहाई दे रहे हैं कि आरटी में कोई घपला नहीं होगा। मेरे साथ में बहुत अन्याय हुआ है। मेरे एक उम्मीद थी कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो मैं 8 साल तक फ्री हो जाऊंगा, सरकारी योजना का लाभ ले पाऊंगा, पर मैं वंचित रहा। मैं अपने बच्चे का एडमिशन इन सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया। और मेरे बच्चे की इनका नियम है आरटी में 1 से लेकर 7 साल तक की एज तक के बच्चों का एडमिशन होता है। अब दोबारा जाने पर जो कह रहे थे कि अब ऑनलाइन दोबारा डाला था तो बोले आपकी एज ओवरेज हो चुका है, बच्चे का अब एडमिशन नहीं होगा। मैं तो सरकारी इस योजना का, और इन्होंने सरकारी की जो योजना चल रही है उनकी भी धज्जियाँ उड़ाई हैं। इस आरटी योजना को ये सीरियस नहीं ले रहे हैं। गरीब पारिवारिक लोग परेशान हो के लौट रहे हैं, और मैं क्या कहूँ, मैं तो बड़ा दुखी हूँ मैं तो। लेकिन बीएसए साहब तो ये कह रहे हैं कि आरटी में कोई घपला नहीं होगा, और किसी भी प्रकार की जो योजनाएं सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से देती है उसमें कोई भी घपला नहीं होने देंगे। तो फिर आपके बच्चों का एडमिशन कैसे रह गया भाई साहब? देखो साहब, एक पहलू के दो सिक्के, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मत दिखता कुछ है, होता कुछ है। हमने सब चक्कर मार मार के, यहाँ तक कि डीएम साहब का और सीडीओ साहब के चक्कर उनसे आदेश करवा के, और यहाँ तक कि उस स्कूल का यूडाइज कोड नाम नहीं बन पाया था, उसको भी बनवाने के पूरे महीने चक्कर लगाते रहे। आखिर में बन गया, फिर भी उसके बावजूद भी हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। इसमें किसकी गलती रही वो तो खुद समझ जाएंगे। तो क्या स्कूल प्रशासन मना करता था, या कैसे, क्या इशू क्या आ रहा था, दिक्कतें क्या आ रही थी? बोलते थे कि यही स्कूल है, कोई और स्कूल नहीं है। कौन बोलता था ये? वो स्कूल में जब जाते थे बीएसए ऑफिस में तो सब लोग बोलते थे। स्कूल वाले बोलते थे या बीएसए ऑफिस वाले? स्कूल वाले तो गेट में घुसने नहीं देते थे, बोले हम कोई एडमिशन नहीं लेंगे। अच्छा। और तुम्हारे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। किसी को एंट्री नहीं देते थे, ना कुछ बातचीत करते थे। बोले और बीएसए जाइए। ठीक है। बीएसए जाते थे तो वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलते थे हमको। अच्छा। ये बुलाते रहते थे, अगली बार आना, करा देंगे 15, कैसे नहीं लेंगे, FIR करा देंगे, फलाना करा देंगे, ढिकाना करा देंगे। कौन कहता था FIR करा देंगे? ये साहब जब बीएसए साहब आए थे तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। जब उन्होंने सांत्वना बड़ी बातचीत की थी तो हमें लगा कि हाँ कोई अधिकारी आया हुआ है। पर देखते देखते सब एक, क्या कहें, सब गोल एक पहलू के 2 सिक्के हो गए। ये आप पूरी तरीके से हताश हैं और जिला बेसिक शिक्षा विभाग से त्रस्त रहे हैं। बिल्कुल, हमें तो जो सरकारी योजना जो चल रही थी आरटी की, उसके हम लाभ से वंचित रहे, तो हमारी नज़रों में कुछ शिक्षा विभाग बेकार। अच्छा, इसमें आपके स्कूल में ना, आपके स्कूल का ये जो है आपके बच्चे का, इसमें एक ये पत्र और संलग्न है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का,
महत्वपूर्ण समय पत्र इस पे ऊपर लिखा हुआ है और 4 अक्टूबर 2023 का ये पत्र है और ये भेजा गया है प्रबंधक प्रधानाचार्य श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल मयूर विहार धौली प्याऊ मथुरा। ये उनके लिए भेजा गया है। विशेष में लिखा गया है कि श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल मयूर विहार धौली प्याऊ रोड मथुरा को यूडाइस कोड आवंटन किए जाने के संबंध में, ठीक है, उपयुक्त विषय अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक बेसिक शिक्षा इतने दिनांक 29/6/13 तथा बेसिक शिक्षा मान्यता दिनांक 17/12/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम 4 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में है के क्रम में आपके विद्यालय को यूडाइस कोड 091411034005 आवंटित किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पूरा इसमें शासनादेश का उल्लेख है दिनांक 12/5/23 तथा अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के सत्र 2023 के अंतर्गत तीनों चरणों में पात्र छात्र छात्राओं को तत्काल प्रभाव से प्रवेश किए जाने के संबंध में है के क्रम में संबंधित छात्र छात्राओं को अपने विद्यालय में तत्काल प्रवेश कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को 2 कार्य दिवसों में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये 4 अक्टूबर 2023 का पत्र महोदय आपके द्वारा दिया जाता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा और इसकी प्रतिलिपि भी महानिदेशक जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी शिक्षा निदेशक मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक खंड शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक प्रभारी संबंधित अभिभावक को इस आशय से प्रेषित की अपने पाल्य का नामांकन कराते हुए सूचना खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं। ये पत्र आपके द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को दिया जाता है। ये वही पत्र आप दे रहे हैं और ये उसी कार्य के लिए दे रहे हैं जिस गलत कार्य के लिए मैंने आपको बाधित किया था, जिस गलत कार्य के लिए मैंने आपके इंटरव्यू लिए थे, जिस गलत कार्य के लिए मैंने आपसे सवाल जवाब किए थे। यदि वो गलत कार्य था तो फिर आपको ये यूडाइस कोड वाला ये पत्र देना ही नहीं चाहिए था। फिर आपको ये प्रधानाचार्य को ये बोलना ही नहीं चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से प्रवेश कराएं। आपके आदेश की भी अवहेलना हो गई, एडमिशन आप करा नहीं पाए और फिर भी आप दुहाई दे रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन में कोई घपला नहीं होगा। आज तक ये लोग भटक रहे हैं, इनके बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। लगातार आपने आदेश जारी कर दिए, लगातार मैं आपसे मिलता रहा। पहली बार मिला तो आपने बोल दिया कि 10-15 दिन में करा देंगे। दूसरी बार जब आपसे मिला तो आपने बोल दिया कि यूडाइस कोड उनका गलत है, ग्रामीण में हो गया है, नगरीय होना चाहिए था, तो वो भी आपने नगरीय करा दिया, फिर भी एडमिशन नहीं हो पाया। जब तीसरी बार आपसे मिला तो आपने बोला कि जब मैंने आपसे पूछा कि चलिए आपने यूडाइस कोड भी चेंज करा दिया, बावजूद इसके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, ये हमारा वीडियो में भी है जो 27 अक्टूबर की जो वीडियो उसमें है, तो उसमें आप बोलते हैं कि आपने नोटिस जारी कर दिया है अस्थायी मान्यता रद्द करने के लिए। मान्यता भी रद्द नहीं हुई है, बच्चे उसमें लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। क्यों साहब, क्यों नहीं हुआ? आपने ऐसे कौन से बच्चों का एडमिशन करा दिया? भाई ये भी तो उसी तबके में आते हैं। इनका नाम जब आया है, आपकी सूची में नाम आया है, तो फिर आपको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए था ना ठीक ठाक तरीके से। लेकिन आपने उल्टा आरोप लगा दिया कि आधे आधे में, ये आधे आधा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से लगाया। दूसरा भी साक्ष्य मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। मैं बात साक्ष्यों पे करता हूँ BSA सुनील दत्त साहब, मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ। मैं सिंपल बैठ नहीं जाता हूँ और बस मौखिक रूप से किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया। जब तक मेरे हाथ में प्रूफ नहीं होता है, दस्तावेज नहीं होते हैं, साक्ष्य नहीं होते हैं, मैं किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता हूं। यही दी तहलका खबर की क्रेडिबिलिटी है, यही इसी प्रकार से दी तहलका खबर कार्य करता है और करता हुआ आ रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आधे आधे में कोई बात थी, तो आप उसको प्रूफ करें कि कौन सी आधे आधे में ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, कौन सी ऐसी चर्चा थी। मैं आपसे 3 मरतबा मिला जब आपने यहाँ पे कार्यभार संभाला और तीनों मरतबा मेरा उद्देश्य इन 5 गरीब बच्चों के एडमिशन का था और उसके लिए ना मैंने कभी आपको कोई लुभावने वादे किए, ना मैंने कभी आपको कोई लोभ लालच दिया, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि गरीब बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ने चाहिए जब सरकार की योजना है। लेकिन ये पता नहीं कि किस कार्यशैली के साथ आप कार्य करते हैं, ये समझ में नहीं आता है। दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं, ये है 12/5/2023 यानी 12 मई 2023 का है और ये भी लिस्ट है जिनमें बच्चों का नाम आया है और ये लिस्ट है द्वितीय चरण की। अभी हमने जो आपके सामने पेश की वो थी तृतीय चरण की और अब हम जो पेश कर रहे हैं वो है द्वितीय चरण की। इसमें जो बच्चे का नाम आया है रिया, वो आपकी बेटी है? यस, ये 475 नंबर पर है, रिया का नाम है और ये बेटी है राजवीर की। मनोहर शाह शिक्षा निकेतन ब्लूसम किडीज़ के नाम से ही है और प्री प्राइमरी के लिए इनका आवंटन हुआ था।
बच्ची का एडमिशन हो गया साहब? नहीं हुआ सर जी। क्यों? वो स्कूल वाले बीएसए ऑफिस वाले चक्कर लगा लगा के थका दिया। उन्होंने इतने वादे करे, इतनी निरादरी करी, सब फेल हो गए। कुल बात मिला के रात में लास्ट में हम ही थक गए कि हमारा कोई बच्ची का एडमिशन होना ही नहीं था। स्कूल वाले की बहुत बड़ी पावर थी, बीएसए साहब की कुछ नहीं थी। जो चलो बीएसए साहब ने उसकी इस पावर के सामने अपने घुटने टेक दिए और कुल बात मिला के हमारी बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ। तो नहीं, आपने प्रयास तो लगातार बहुत सारे किए थे ना? 4-5 महीने करे में लगातार, लेकिन उसके बाद रिजल्ट कुछ निकला ही नहीं, तो थक गए हम लास्ट में। फिर दोबारा अब इस साल अप्लाई नहीं किया? अप्लाई किया है। फिर अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति कुछ नहीं है। अभी चौथी लॉटरी में खुला है भाई साहब, खुलेगा नंबर जब नंबर अभी नंबर नहीं आया है? नंबर नहीं आया अभी। अच्छा, तो बीएसए साहब से जब आप मिलते थे क्या कहते थे वो? बीएसए साहब ये कहते थे स्कूल जाओ, स्कूल वाले तो कहते थे वो मिलने नहीं देते थे, वो बीएसए ऑफिस जाओ। चक्कर लगा लगा के हम थक गए, लगा लो साहब। बीएसए साहब ने 50 वादे करे, 50 वादे उनके फेल हो गए। तो राजवीर जी बता रहे हैं कि ये भी साहब बीएसए ऑफिस के चक्कर लगा लगा के थक गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लॉटरी में नाम आया, स्कूल आवंटित हो गया, स्कूल प्रशासन की मनमानी रही कि उनको एडमिशन नहीं दिया गया। इनके अलावा 3 अभिभावक और हैं, वो आज किसी कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, वो नहीं आ पाए हैं, शहर से बाहर हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, तो वो नहीं आ पाए हैं। आज ये लोग, इन्होंने अपना समय निकाला, ये अपना मेहनत मजदूरी का कार्य करते हैं, ये वेंडर का काम करते हैं रेलवे में, ये इलेक्ट्रीशियन है तो ये उसका काम करते हैं, यानी सब मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं। कुल मिलाकर ये पात्र हैं, और लेकिन फिर भी इनको जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो सरकार इस योजना को चला रही है उसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लगातार जिस प्रकार से उस वक्त हमने खबरें प्रसारित की, उसका कोई महत्व प्रशासन पर नहीं पड़ा, उसका कोई फ़र्क बीएसए सुनील दत्त पर नहीं पड़ा। और आज जब हम नए खुलासे कर रहे हैं साक्ष्यों के साथ बीएसए ऑफिस के, बीएसए सुनील दत्त के, तो इस पर वो बौखला जाते हैं। बौखला कर वो एक अन्य यूट्यूब चैनल को अपना पक्ष बताते हैं। बहुत अच्छी बात है, पक्ष मैंने भी जानने का कोशिश किया। मैंने उनको 15 अप्रैल को भी फ़ोन किया, 16 अप्रैल को भी फ़ोन किया। मैंने बताया कि मुझे आपका पक्ष लेना है, तो वो मुझे जब भी मैं उनको फ़ोन करता वो 24 घंटे बाद का वक्त देते थे कि आप अगले दिन आइएगा। तो इतना लंबा समय तक हम खबर नहीं रोक सकते। जब हमारे पास साक्ष्यों के साथ जब भी हमारे पास कोई खबर आती है तो हम इतने लंबे समय तक नहीं रोकते हैं। आज मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, बेवजह बौखलाहट में ये सारी हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसे साक्ष्य हैं कि मैंने कभी भी आपसे इस प्रकार की बातें की हो कि आप बोल रहे हैं कि आधे आधे में, तो आप उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें। यदि नहीं है तो फिर इन प्रकार की बातों को करने का कोई महत्व नहीं है। मैंने अब तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित दी तहलका खबर पर जितनी भी वीडियोस चलाई हैं, जितनी भी खबरें प्रसारित की हैं, उन सभी के साक्ष्य मेरे पास हर समय मौजूद रहते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति देख सकता है। यदि आपको मेरी खबरों से आपत्ति है, माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप कभी भी जा सकते हैं। सबूत साक्ष्य मैं वहां प्रस्तुत कर दूंगा। इसके अलावा मैंने हर एक वीडियो में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। मैंने कोई भी खबर गलत तरीके से नहीं चलाई है। मैं गलत कार्य नहीं करता हूं, सही कार्य करता हूं, सही तरीके से ही लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं। अब इन लोगों की क्या परेशानी थी मैंने आपको बता दी। आज तक भी, यानी 1 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन इनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है। क्या ये इसके अधिकारी नहीं है? क्या इनको इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? क्यों नहीं मिला? आप तो कह रहे हो कि आरटी में कोई घपला नहीं होगा। पिछले 1 साल में आपने कितने एडमिशन दे दिए? यदि दे दिए तो फिर इनको एडमिशन क्यों नहीं मिला? इसका मतलब स्कूल प्रशासन इतना दबंग प्रवृत्ति का है कि आप उसके सामने बिल्कुल नतमस्तक हैं क्या? बताइए, जवाब दीजिए। जब इतना स्कूल प्रशासन इतना ज़्यादा दबंग है कि आप बिल्कुल नतमस्तक हो गए उनके सामने, इनके बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिला? और एडमिशन मिल गई। माउंट हिल अकेडमी का एक प्रकरण मेरे सामने आया था, उसके बच्चे को भी एडमिशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? जिन जिन प्रकरणों को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उनको एडमिशन नहीं मिल पा। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको एडमिशन मिल रहा है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको आपने एडमिशन दिलवा दिया। यदि आप अब भी कह रहे हैं कि आरटी में घपला नहीं हो रहा है, तो आज ही का प्रकरण आप ये देख लीजिए। अभी भी मैंने अभी इनसे पहले जिनसे मैंने बात की, रामेश्वर जी हैं, रामेश्वर सिंह, उनके बच्चे को ज्ञानदीप स्कूल मिला है, लेकिन वो भी आज सीडीओ ऑफिस में शिकायत दे के आए। अब से 15 दिन पहले भी शिकायत देने गए थे। आरटी में कोई घपला नहीं होगा, लेकिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। घपला होगा नहीं, बच्चों को एडमिशन मिलेगा नहीं। ये कौन सी बात कर रहे हैं साहब? ये तो समझ से परे है। सारी बातें साक्ष्यों पे होती हैं, तथ्यों पे होती हैं, सबूतों पे होती हैं। ऐसे
मौखिक रूप से कोई बातें नहीं होती हैं बीएसए साहब। तो इसलिए जो हमने आपको दिखाई आज पूरी रिपोर्ट आपने देखी, धर्मेंद्र से हमने बात की, उसके बाद रामेश्वर सिंह जी से हमने बात की। उनका बच्चा है, उनके बच्चे को ज्ञानदीप शिक्षा भारती स्कूल मिला है, लेकिन स्कूल वाले मना कर रहे हैं, वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। वो बीएसए ऑफिस में भी गए, किसी पाठक जी से वो मिले, वहाँ पर उनको वहाँ आश्वासन दे दिया गया, लेकिन उनके बच्चे का एडमिशन नहीं अभी तक हुआ है। फिर सीडीओ साहब के यहाँ उन्होंने शिकायत की है, 15 दिन पहले भी की थी, उसके बाद आज फिर उन्होंने शिकायत की है, यानी 1 मई को भी एक शिकायती पत्र सीडीओ साहब को वो दे के आए हैं। लगातार ये इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं, लगातार ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है आरटी में। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी खबरें हम लगातार प्रसारित करते आ रहे हो। आगे आने वाले समय में जितने लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, हम लगातार उनकी खबरें प्रसारित करते रहेंगे। दी तहलका खबर सच के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और सच को ही दिखाएगा। और सुनील दत्त साहब, सच विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, आप विचलित करने की कोशिश करेंगे, विचलित हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा हूं और मेरे साथ सच है, साक्ष्य है। वीडियो जर्नलिस्ट एमके के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।